अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन हरकत के कवानीन के वीडियो लेक्चर नंबर 4 के अंदर वेलकम है, इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट्स टॉर्क यानी गर्दिशी हरकत के दौरान हमने गर्दिशे के ऊपर पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हमको रोटेशनल मोशन कराना हो, गर्दिशी हरकत कराना हो, तब हमको उस पर गर्दिशा लगाना पड़ता है, उस पर हमको टॉर्क अप्लाइड करना पड़ता है, जब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेशन करता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेशन कराना हो तो सिर्फ उस पर अमल करने वाली कुव्वत से वो ऑब्जेक्ट रोटेशन नहीं करता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट अगर उसको हम रोटेशन कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमको क्या लगाना पड़ता है, टॉर्क लगाना पड़ता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था थोड़ा सा। अभी हमारा जो आज का नया टॉपिक है जो कि है मूवमेंट ऑफ कपल एंड इट्स टॉर्क, जिसको हम कपल एंड इट्स टॉर्क से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, इस नए टॉपिक को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मोमेंट ऑफ कपल, कपल किसे कहा जाता है, ठीक है, और उसका जो टॉर्क होता है उसके लिए हम इक्वेशन देखेंगे। उससे पहले जो हमारे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वहाँ देखा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर जो टॉर्क हमने देखे थे उस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसा हम देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। इसको हमको क्या कराना है, इस बॉडी को हमको रोटेट कराना है, इस बॉडी को हमको गर्दिश कराना है। तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तब ये बॉडी क्या करती है, ये रोटेट करती है। तो हमने आपको बताया था कि रोटेशन के अंदर, गर्दिश रोटेशन के अंदर यानी रोटेशनल मोशन के अंदर या गर्दिशी हरकत के अंदर सिर्फ फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन नहीं करता है, बल्कि वो किसकी वजह से रोटेशन करता है, वो टॉर्क की वजह से क्या करता है, रोटेशन करता है। जैसे हम लीनियर मोशन की अगर बात करें, खत्ती हरकत की बात करें कि हमारे पास में एक बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर जब हम कुव्वत लगाते हैं, है क्या नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जैसे हम इसके ऊपर कुव्वत लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट हमको हरकत करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो हरकत होती है, खती हरकत होती है, तो वो इस कुव्वत के सबब होती है, ठीक है। लेकिन गर्दिशी हरकत में अगर हम इसको, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको रोटेशनल मोशन कराना हो या इसको गर्दिशी हरकत कराना हो इस जिस्म को, तो हमको सिर्फ हमारा जो काम है यहाँ पर सिर्फ फोर्स के ज़रिए नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ फोर्स के ज़रिए हम यहाँ पर इस बॉडी को रोटेशन नहीं करा सकते। यहाँ पर टर्म आती है एक टॉर्क, और टॉर्क जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी का वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसमें होता है फोर्स जो हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं इनटू एक्सिस से जो हमारा फासला होता है, जिस नुक्ते पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस फासले पर, एक्सिस से उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस फासले पर क्या होता है, हमारा टॉर्क डिपेंड करता है। स्पेशली फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पर और गर्दिशी महवर से उमूदी फासले पर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम ये वाली बॉडी को हमको रोटेट कराना है, तो हम यहाँ कंसिडर करते कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ इस तरह से क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक महवर है, ये महवर के अतराफ ये बॉडी क्या करेंगी, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या करेंगी, इस तरह से ये रोटेशनल मोशन अंजाम देंगी। तो हम कंसिडर करते हैं हम इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ से महवर से फासला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं आर। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा और ये पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर फासले पर रहेगा, तब यहाँ पर ये बॉडी क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा, रोटेशनल मोशन ये बॉडी अंजाम देंगे, ठीक है, अंजाम देगी। तो यहाँ पर हमने जो फोर्स और ये आर, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे सामने एक नई टर्म आती है जिसे हम उर्दू में कहते हैं गर्दिशा, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है टॉर्क। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस पर ही डिस्कस किया था कि अगर हम सिर्फ एक कुव्वत लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो पॉइंट जो होता है जिस पर हम कुव्वत लगाते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ फासले पर होता है, तब हमको क्या होता है, वहाँ पर गर्दिशा मिलता है, यानी गर्दिशे की मदद से हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कराते हैं, रोटेशन कराते हैं। यानी
यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर जो हमारा हो चुका है, ठीक है, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अतराफ में गर्दिशी हरकत कर रहा है। अगर इस तरह से अगर एक ही फोर्स की मदद से अगर ये ऐसी गर्दिशी हरकत हमको दिखाई देती है तो उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसका ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स के दौरान यानी इस गर्दिशी हरकत के दौरान जिस्म पर जो गर्दिशें अमल करता है यह हमेशा इक्वल होता है जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत और गर्दिशी महवर से फासले के हासिल ज़रब के, ये क्या होता है, मसावी होता है, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, हम एक फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो बॉडी क्या करती है, रोटेशन करती है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर अभी याद रखना है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर का नया टॉपिक है, जो कि है मोमेंट ऑफ कपल। हमने इससे पहले कौन सा पढ़े, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब क्या है हमारा यहाँ पर, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, जिसका हमको क्या करना है, कपल के बारे में समझना है कि कपल किसे कहा जाता है, ठीक है। कपल का जो ताल्लुक होता है ये भी रोटेशनल मोशन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। इसके अंदर भी जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था जैसे अभी हमने आपको बताए थे, तो यहाँ पर कपल की वजह से भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, गर्दिशी हरकत करता है, रोटेशनल मोशन अंजाम देता है। लेकिन यहाँ पर हमको टॉर्क जो मिलता है वो हमको अलग तरीके से मिलता है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाए थे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, तो उसकी नोट्स यहाँ पर थोड़ा सा उसका क्या है, पिछला जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था उसके बारे में यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि मैंने अभी आपके सामने उसको बयान किया हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, गर्दिश कराने के लिए फोर्स लगाते हैं, तब उस फोर्स की वजह से क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक गर्दिशा मिलता है जो कि जिस्म पर लगाई गई कुव्वत और गर्दिशी महवर से उमूदी फासले के हासिल ज़रब के मसावी होता है। उसके सबब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन अंजाम देता है। अब है हमारा मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ कपल का जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ कपल के बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए, मेरे पास में एक रफ पेज है, उसके ऊपर मैं आपको मोमेंट ऑफ कपल समझाता हूँ। तो अभी हम देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट था जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक ही मुकाम पर, ठीक है, जैसा एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी समझ लो, हम मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर की बात कर रहे थे, ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर ये क्या करने वाला है, इस तरह से जैसे ये पेन है और ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, इसको मुझे रोटेशन कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा एक मुकाम पर, तो ये क्या करेगा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, रोटेशनल मोशन अंजाम देगा। मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर ऐसा हम फोर्स लगाते थे, ठीक है। जब हम इस पर फोर्स लगाते थे तब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करता है, रोटेशनल मोशन अंजाम देता है, उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसको मोमेंट ऑफ कपल किसे कहा जाएगा, तो मोमेंट ऑफ कपल देखिए किसे कहा जाएगा। अब हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है, उस पर क्या कर रहे हैं हम, उस पर दो कुव्वतें लगा रहे हैं हम, एक ये कुव्वत है हमारी, एक ये सिरे पर लगा रहे हैं हम, ये हो गई F1, ठीक है। अब दूसरी कुव्वत है ये F2। यानी क्या किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दो कुव्वतें लगाई जा रही है, एक है F1 और एक है F2 फोर्स, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस ऐसी होती है, इसका मैग्नीट्यूड और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2। यानी दोनों ये जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक साथ अमल करती है, जिनका कैसा मैग्नीट्यूड कैसा हो, हमेशा सेम हो, लेकिन दोनों जो फोर्सेस हैं उनका डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। और दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन पर क्या करती है, एक्ट करती है। ये इस लाइन पर एक्ट कर रही है और ये इस लाइन पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तब इस सिस्टम को इस निज़ाम को कहा जाता है कपल। क्या कहा जाता है, कपल। यानी हम जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि कपल इज ए पेयर ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। कपल क्या होता है, दो फोर्सेस का जोड़ होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अमल करती है, दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की होती है और दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे की क्या होता है, अपोजिट होता है। तब
रोटेशन जो बॉडी का होता है तब उस रोटेशन को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल, और यहाँ पर जो टॉर्क क्रिएट होता है वो कहलाता है मोमेंट ऑफ कपल का टॉर्क। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इस मुकाम पर यानी ये बॉडी थे हमारा, ठीक है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किए, इस पर हमने फोर्स लगाए, तो ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा रोटेट होते हुए। ठीक है, और इधर से इस पर फोर्स लगा रहे तो ये वाला हिस्सा क्या करेगा, इस तरफ रोटेट करेगा। तो इसको कहेंगे हम मूवमेंट ऑफ कपल। यानी आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ कपल के अंदर हमेशा क्या होती है, दो कुव्वतें अमल करती हैं। और दोनों कुव्वतें कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। और दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन पर क्या करती है, एक्ट करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पर ये फोर्स अमल करेंगी, ये फोर्स यहाँ भी अमल कर सकती है, ये फोर्स यहाँ भी अमल कर सकती है। ठीक है, ये फोर्स भी यहाँ अमल कर सकती है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस हमेशा कैसे होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, और इनका जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तब हम इस पेयर को, इन दो फोर्सेस के पेयर को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, या इसको हम कपल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम आपको बताते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। जैसे पानी की बोतल का ढक्कन होता है, जो ऊपर का टैप होता है वाटर बॉटल का, है ना, टैप देखें आपने, वाटर बॉटल का टैप होता है। तो जब हम उसको खोलते हैं, क्या करते हैं हम उसको, जब उसको हम खोलते हैं टैप को, तो हम क्या करते हैं, एक फोर्स इस तरफ लगाते हैं और अंगूठा जो होता है हमारा वो भी एक फोर्स लगाता है। लेकिन ये फोर्स की क्या होती है, वो फोर्स मुखालिफ जानिब होती है, यानी दो फोर्सेस लगती है। एक फोर्स इधर से लगाते हैं हम, एक फोर्स इधर से लगाते, जब जाके हमारे बॉटल का जो ढक्कन होता है, जो टैप होता है, वो खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पर हमारा जो बॉटल का ढक्कन होता है वो रोटेशनल मोशन क्या करता है, अंजाम देता है। क्लियर, आगे आपको समझ में। मोमेंट ऑफ कपल यानी कपल, आपको कपल की एग्जांपल देके हमने कि जो टैप होता है बॉटल का, जब हम उसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, उस ढक्कन के ऊपर, उस टैप के ऊपर हम दो फोर्सेस लगाते हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम होती है और डायरेक्शन में कैसी होती है, अपोजिट होती है। तब उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। ये होगी पहली एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखे होंगे कि स्ट्रिंग देखे होंगे आपने, स्ट्रिंग जो हमारी 4 व्हीलर होती है। ठीक है, स्ट्रिंग देखे होंगे आपने, जो 4 व्हीलर होती है हमारी, उसका जो स्ट्रिंग होता है, ड्राइवर जो चलाता है स्ट्रिंग, तो उसको देखे होंगे आपने, उसके दोनों हाथ क्या होते हैं, एक हाथ इस तरफ होता है, एक साइड में होता है, इस तरह से होता है स्ट्रिंग। एक हाथ उसका यहाँ पर होता है, ड्राइवर का एक हाथ यहाँ पर होता है। जब वो टर्निंग पर आता है, कहीं पर वो गाड़ी को मूव करता है, गाड़ी को टर्निंग पर से टर्न करता है, तो वो क्या करता है, अपने स्ट्रिंग को वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो रोटेट के दौरान वो क्या करता है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है। तो यहाँ पर भी हमको मोमेंट ऑफ कपल देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे घरों के अंदर नल होते हैं, नल की जो टोटी होती है उसको हम क्या करते हैं, खोलने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ कपल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए वहाँ पर, आप कभी भी आपने घर का नल है, आप उसको उंगली से नहीं खोलते हैं, आप क्या करते हैं, उसको इस तरह से पकड़ते हैं। तो एक अंगूठे के ज़रिए एक फोर्स लगती है और एक इस उंगली के ज़रिए फोर्स लगती है, जब जाके आपका नल खुलता भी है और बंद भी होता है। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वो उसको रोटेशन देने के लिए हम वहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी उस सिस्टम के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर हम एट ए टाइम दो फोर्सेस अप्लाइड करते हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम होती है और डायरेक्शन में क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। तब हम अगर ऐसा करते हैं तो तब इन दोनों फोर्सेस के पेयर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, और यहाँ पर जो टॉर्क क्रिएट होता है उस टॉर्क को कहा जाता है मोमेंट ऑफ कपल का टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर भी गर्दिशी हरकत हो रही है, और ये पहले वाले केस में जो हमने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाए थे वहाँ पर भी हमने गर्दिशा देखे थे। लेकिन यहाँ का जो गर्दिशा था, जो बॉडी के ऊपर गर्दिशा क्रिएट हुआ, वो सिर्फ एक फोर्स की वजह से हुआ था। ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ कपल के अंदर एक फोर्स से काम नहीं चलता। यहाँ पर कितनी फोर्सेस की ज़रूरत होती है, दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है जो मैग्नीट्यूड में सेम होती है और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल सकती है मोमेंट ऑफ कपल की। आप देखिए, सोचिए, मोमेंट ऑफ कपल कहाँ कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, हम इसको डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, एक तो स्ट्रिंग की है,
एक टेप की हो गई, हमारे नल जो होते हैं उनकी हो गई, पेन का ढक्कन होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये अगर मुझे खोलना है, ठीक है, इसे अगर मुझे खोलना है, देखिए मैं खोल रहा है इसको, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये उंगली और ये उंगली के ज़रिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ उंगली के ज़रिए, और एक अंगूठे के ज़रिए एक फोर्स मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये पीछे का जो ढक्कन है पेन का, ये कौन सा, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, रोटेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ये कपल की वजह से हो रहा है, ठीक है, कपल की वजह से क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया इस तरह से पेक, यानी यहाँ पर हमने इस ढक्कन को क्या किए, रोटेशनल मोशन कराए, गर्दिशी हरकत कराए, लेकिन यहाँ पर जो गर्दिशी हरकत हुई वो एक फोर्स की वजह से नहीं हुई, वो दो फोर्सेस की वजह से हुई, इसलिए इसके मूवमेंट को कहा जाएगा मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मूवमेंट ऑफ कपल समझ में आ जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस अमल करती है जो मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो, तब उन दोनों फोर्सेस के पेयर को, जोड़ को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पर हमको दो टॉर्क मिलते हैं, जैसे पहले वाले केस में हमको एक ही टॉर्क मिल रहा था, एफ क्रॉस आर ऐसा मिल रहा था ना ये वाले केस में, लेकिन यहाँ पर हमको दो टॉर्क मिलने वाले हैं, एक ये फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगा और एक ये फोर्स की वजह से हमको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से लेकर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा इसमें भी, है क्या नहीं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी हो सकता है। तो पहली फोर्स के ज़रिए जो टॉर्क क्रिएट होगा तो हम उसके लिए फासला क्रिएट कर लेते हैं महवर से r12, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा उसके लिए हम फासला जो होगा महवर से हमारा वो रहेगा r21, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो फोर्सेस, दो टॉर्क हमको मिलेंगे, एक ये फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगा, तो क्या रहेगा वो टॉर्क, ये टॉर्क रहेगा हमारा, पहला टॉर्क जो रहेगा वो रहेगा हमारा F1 क्रॉस R12, ये हो गया इस साइड का टॉर्क, ठीक है। इस साइड भी फोर्स लग रही, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टॉर्क रहेगा, क्योंकि हमको पता है गर्दिशी हरकत के अंदर हम फोर्स को नहीं देखते हैं बल्कि टॉर्क को देखते हैं, क्योंकि कोई भी रोटेशन हो वो रोटेशन हमेशा टॉर्क की वजह से होता है। अब इधर का जो टॉर्क रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, दूसरे वाला टॉर्क, तो वो दूसरे वाला टॉर्क रहेगा हमारा F2 R21, इस तरह से हमको दो टॉर्क मिलेंगे। तो मजमूई इसका टॉर्क, ये पूरे सिस्टम का, ठीक है, ये मूवमेंट का पूरा टॉर्क क्या रहेगा हमारा, तो ये टॉर्क हमेशा होता है F1 क्रॉस R12 इज इक्वल टू F2 क्रॉस R21, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, तो ये हमको ये जाहिर कर रही है कि टॉर्क जो होता है मोमेंट ऑफ कपल के दौरान वो हमेशा कैसा होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड आया समझ में, वो हमेशा कैसा होता है, मुस्तकिल रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। इसका टॉर्क और इसका टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको वो हमेशा कैसा रहेगा, दोनों टॉर्क का सेम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, टॉर्क, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का टॉर्क इज इक्वल टू दूसरे ऑब्जेक्ट का टॉर्क, ठीक है। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ कपल के दौरान टॉर्क। तो इसकी इक्वेशन भी हमने आपको नीचे नोट्स में लिख के दिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवमेंट ऑफ कपल और उसका जो टॉर्क उसमें क्रिएट होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिख के दिया गया है, जब किसी जिस्म पर दो कुव्वतें अमल करती हो जो कद्र यानी मैग्नीट्यूड में मसावी हो लेकिन सिमत में मुख्तलिफ हो और दोनों कुव्वतें अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर हो, तब उन दोनों कुव्वतों के पेयर को, जोड़ को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। कपल के दौरान, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसालें लिखना है अपने को, ठीक है। मैंने यहाँ लिख के दिया हो कि मिसाल जो है वो होमवर्क में डाली हुई है आपकी, ठीक है। तो मिसालें बहुत सारी हमारे पास में मोमेंट ऑफ कपल की, ठीक है। ड्राइवर का स्ट्रिंग के बारे में आप बयान कर सकते, आप पेन का जो हमारा टोपन होता है उसके बारे में आप बयान कर सकते। उसके बाद में हमारे घर के अंदर डब्बे होते हैं, भरनी होती है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं उसको भी हम खोलने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर हम मूवमेंट ऑफ कपल लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम दो फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जब जाके हमारा वो ढक्कन जो होता है बॉटल का या जो भी है हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट, उसको हम जब खोलते हैं, बोल्ट को देखते हैं आप, नट बोल्ट को देखते हैं, जब उसको हम खोलते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक टी की शक्ल में एक हमारे पास में बोल्ट होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं,
नट को खोलते हैं, जिसकी वजह से आसानी से क्या होता है वो नट खुल जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी हम मूवमेंट ऑफ कपल को देखने हैं। तो बहुत सारी हमारी डेली लाइफ के अंदर मूवमेंट ऑफ कपल की एग्जाम्पल है। आप 2 से 3 यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, कपल के दौरान जिस्म पर जो गर्दिशा अमल करता है उसे मूवमेंट ऑफ कपल का गर्दिशा कहते हैं, जो दर्ज झैल होता है। मैंने आपको अभी बताया, उसके लिए यहाँ पर डायग्राम बताई हुई है। पहली फोर्स इस तरह से अमल कर रही है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और ये दूसरी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, इसके लिए महवर से फासला r12 और इसके लिए महवर से फासला r21, और दोनों फोर्सेस का जो जो दोनों पॉइंट है जिस पर फोर्स एक्ट कर रही है उनका दरमियानी फासला क्या है, टोटल r है। ठीक है, तो एक जनरल यहाँ पर हमने बात करें कि भाई यहाँ पर 2 टॉर्क मिलेंगे हमको। ठीक है, एक टॉर्क इधर से मिलेगा, एक टॉर्क इधर से मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉर्क के लिए क्या रहेगी, हमारे पास में इक्वेशन रहेंगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसकी कुछ खुसूसियात है मूवमेंट ऑफ टॉर्क की। जैसे हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की खुसूसियात देखते कि वहाँ पर एक फोर्स से काम चल जाता हमारा। ठीक है, वहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत अहमियत रखता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अतराफ में ही बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो होता ही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन को पर ये मुनस्सिर नहीं होता है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल डिपेंड करता है दोनों फोर्सेस पर। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल दोनों फोर्सेस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स पर, गर्दिशी महवर से फासले पर और एंगल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे हमारे पास में इस पर फ़र्क है, उस पर हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कपल। ठीक है, दोनों कुव्वतें हमेशा यकसा कदरी की होनी चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी है, आपको पता चल गया अभी। ठीक है, दूसरी, दोनों कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कपल हमेशा दोनों कुव्वतों पर मुनस्सिर होता है, मैंने जैसा अभी बताया आपको। ये गर्दिशी महवर पर इंडिपेंडेंट होता है, मुनस्सिर नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कपल की, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है अगला सवाल, मोमेंट ऑफ फोर्स जो हमने पहले पढ़े थे वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर, और मोमेंट ऑफ कपल, इनके दरमियान फ़र्क वाजे करना है। तो हम फटाफट देख लेंगे। तो इधर मोमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए था, इधर मोमेंट ऑफ कपल होना चाहिए था, लेकिन हमने इंग्लिश की बुक्स थी इसलिए इधर ही मोमेंट ऑफ फोर्स लिख लिए थे। तो पहले हम इसको बयान करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R। ठीक है, क्या होता है, F क्रॉस R, यानी क्या होता है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से R फासला है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, F कुव्वत लगा रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या रहता, मोमेंट ऑफ फोर्स में टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक ही फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारा रोटेशन करता है यहाँ पर। यानी ऐसा बोलने का मकसद ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स में एक टॉर्क होता है, और मोमेंट ऑफ कपल के अंदर हमारे पास में 2 टॉर्क होते हैं, जो कि इक्वेशन हमने अभी इस पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये पहला फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। अब दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, इसमें गर्दिशा यानी जो टॉर्क होता है, ये जो हमने बताया, जिसमें जो गर्दिशा होता है टॉर्क, वो हमेशा गर्दिशी महवर से फासला R और जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत पर मुनस्सिर होता है। ठीक है, यानी देखिए ये कुव्वत पर भी मुनस्सिर करता है, ये R पर भी मुनस्सिर करता है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी मुनस्सिर करता है। और ये अगर ये मैग्नीट्यूड निकाले हम इसका, टॉर्क इज इक्वल टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हटाते हम मैग्नीट्यूड में हम लेते इसको, तो क्या आ जाता है इसका, FR साइन थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन, मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर टॉर्क। इधर देखिए इसमें गर्दिशा सिर्फ दोनों कुव्वतों पर मुनस्सिर करता है। क्या पर करता है मुनस्सिर, सिर्फ दोनों कुव्वतों पर वो मुनस्सिर करता है। यानी मुनस्सिर क्या पर होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि मोमेंट ऑफ कपल डिपेंड करता है पेयर ऑफ फोर्सेस पर। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स पर, एंगल पर। ठीक है, एंगल थीटा पर। ये हो गया दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस। तीसरा पॉइंट देखिए कि अगर गर्दिशी महवर फिक्स मुतय्यन ना हो, अगर गर्दिशी महवर जैसा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये अगर ये महवर फिक्स ना हो, ठीक है, ये महवर चेंज हो रहा हो, यानी ये ऑब्जेक्ट इस तरह से क्या कर रहा हो, खती हरकत अंजाम दे रहा हो, यानी जब इसका महवर फिक्स नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आगे आ सकता है, इस तरफ पीछे जा सकता है।
ठीक है। जब इस पर हम कुव्वत लगाएंगे आगे आएगा पीछे आएगा, कब? जब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स ना हो, ऐसा बयान किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, लीनियर मोशन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, है क्या नहीं? यहाँ पर आपको ट्रांसलेशनल या खती इसरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताई जा रही है, जो मैंने आपको अभी बताया। अगर गर्दिशी महवर फिक्स ना हो, मुतय्यन ना हो, तब उसमें ट्रांसलेशन एसेलरेशन या लीनियर एसेलरेशन, जिसको हम उर्दू में खती इसरा कहते हैं, वो हमको दिखाई देता है। यानी जिस्म खती हरकत अंजाम देता है, कब? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स ना हो। अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब हम दो कुव्वतें लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इतनी इसकी क्वालिटी ये है मोमेंट ऑफ कपल की, कि इसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट रोटेशन में रहता है। ये क्योंकि एक्सिस पर डिपेंड ही नहीं करता। मोमेंट ऑफ कपल हमारा एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता। एक्सिस चाहे फिक्स रहे चाहे वो अनफिक्स रहे, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, ये रोटेशनल मोशन में ही होता है, ठीक है। इसमें आपको रोटेशनल मोशन मिलेगा और यहाँ जो एसेलरेशन मिलेगा आपको हमेशा एंगुलर एसेलरेशन मिलेगा। तो ये तीसरा पॉइंट। इधर हो सकता ट्रांसलेशनल मोशन, एज ट्रांसलेशनल एसेलरेशन यहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको हमेशा प्योर रोटेशन मिलेगा और उसके अंदर हमेशा हमको एंगुलर एसेलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देख लेते फ़र्क का, कि इसमें गर्दिशी हरकत को सिर्फ एक कुव्वत या गर्दिशे से बैलेंस किया जाता है। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक कुव्वत या हम एक गर्दिशे की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें गर्दिशी हरकत को दोनों गर्दिशों यानी टॉ1 टॉ2, यानी पहली कुव्वत के ज़रिए तैयार होने वाला गर्दिशा और दूसरी कुव्वत के ज़रिए तैयार होने वाले गर्दिशा, यानी ये लिखा हुआ है दोनों गर्दिशे जो कद्र में मसावी हो लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम ले लेंगे अभी फटाफट इसको, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है हमारा अगला टॉपिक? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े, हमने न्यूटन के हरकत का दूसरा कानून पढ़े कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे, किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अनबैलेंस फोर्स गैर मुतवाजन कुव्वत अमल ना करे, तो उसका म्यार हरकत कभी भी चेंज नहीं होता है ना। यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ही ना करें, तब वो ऑब्जेक्ट का म्यार हरकत हमेशा कैसा रहता है? मुस्तकिल रहता है। अगर ये हरकत में है तो ये हरकत में रहेगा, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर इस पर नेट फोर्स, इस पर किसी भी पार्ट पर अमल करने वाली कुव्वत अगर सिफर रहे, तब ये हमेशा क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं तवाजुनी हालत, ठीक है। तवाजुनी हालत कब आएंगी ऑब्जेक्ट की? जब उस पर नेट फोर्स, उस पर अमल करने वाली नेट फोर्स हमेशा क्या रहेंगी? सिफर रहेंगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो, तब वो ऑब्जेक्ट हमेशा काय में रहता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। तो उस को हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट की उस हालत को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये गाड़ी है, एक कार है, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में 50 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, समझ लो, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, ये कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में ये गाड़ी जो है, ये कार जो है, वो हरकत कर रही है। तो हमने पढ़े इसका एसेलरेशन हम बता सकते हैं। एसेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमको एसेलरेशन क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। जब एसेलरेशन ज़ीरो मिलेगा तो हम कह सकते जो फोर्स है इसके ऊपर अमल करने वाला बॉडी के ऊपर, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एम ए की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रख दे तो हमको फोर्स क्या मिलेगा? ज़ीरो। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, उसके ऊपर अमल करने वाली कुव्वत क्या है हमारे पास में? ज़ीरो है, ठीक है। इसलिए इसके म्यारे हरकत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। यही हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गैर मुतवाजन कुव्वत अमल ना करे, तब वो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? उसका जो म्यारे हरकत होता है वो हमेशा कैसा रहता है?
मुस्तकिल रहता है। वो हरकत में है अगर तो वो हरकत में होता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होता है। तब बॉडी की उस कंडीशन को, जब रेस्ट में हो या फिर वो एक जैसी हरकत में हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी की उस कंडीशन को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपको याद रखना है कि बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीफर होता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये उर्दू में लिख के दिया गया है आपको, मैंने यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर इतने ही जगह में आपको इसको समझा दिया। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इस जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, और ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में होता है, जो हरकत में होता है वो हरकत में होता है, यानी उनका म्यार हरकत कभी भी तब्दील नहीं होता है। तब जिस्म की उस कंडीशन को, उस हालत को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये उर्दू में वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तो हम बता रहे हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स अमल करती नहीं है, सीफर होती है, और तब उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। लेकिन हम देखने वाले हैं आगे कि हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, एक बॉल कंसिडर करेंगे, उसको अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी की बुनियाद पर, तवानाई बिल कवा की बुनियाद पर, ऑब्जेक्ट की तवानाई बिल कवा की बुनियाद पर हमारे सामने इक्विलिब्रियम कंडीशन की अलग अलग कंडीशन आती है। यानी हमको 3 तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलता है। पहला देखेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है हमारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है हमारे पास में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 शक्लें दिख रही है आपको। ये शक्ल नहीं बनाना है आपको, ठीक है, ये शक्ल नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से शक्लें बनाई गई कि ये तीनों गेंद आपको दिख रही है, ये पहला बॉल है, ये भी बॉल है, यहाँ पर भी बॉल है। ठीक है, 3 बॉल आपको बताए गए, 3 शक्लें आपके पास में ए बी सी। यहाँ पर तीनों भी जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है यानी उनके ऊपर नेट फोर्स क्या है, अभी जीरो है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हमको किसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको पोटेंशियल एनर्जी की बुनियाद पर इनकी 3 किस्में मिलती है, जो है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। कहीं पर हमको पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मिलती है, कहीं पर हमको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी हमको कांस्टेंट मिलती है। तो उस बुनियाद पर हम इक्विलिब्रियम को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ, इधर तो उर्दू में लिख कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए शक्ल ए को देखिए आप, यहाँ पर बॉल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, अभी पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, अब इस पर मैं फोर्स लगाऊँ, तो फोर्स लगाने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, या इस साइड में ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैं फोर्स हटा लूँ तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजीशन पर वापस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वो अपनी जगह को, अपनी इनिशियल पोजीशन पर, कितनी बार आप उस पर फोर्स लगाइए, वो हमेशा क्या करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तब इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हम स्टेबल कंडीशन कहेंगे, बॉल की स्टेबल कंडीशन कहेंगे। और इस तरह का हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पर, वो हमेशा सीफर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की सीफर होती है। इस तरह से है कुछ डायग्राम। ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कितनी बार आप इस पर फोर्स लगाओ, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, और बाद में क्या होगा, यहीं अपनी अपनी इब्तिदाई हालत में, ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल पोजीशन पर क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। इसलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। अब यहाँ पर तो हाइट है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये बार बार वहीं आ जा रहा है, तो इसकी हाइट जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी हमको, h जीरो हो गया है, तो जाहिर सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, जीरो। यानी यहाँ पर हमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी। यानी ये ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसलिए इस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी तारीफ आपको यहाँ पर लिखा के दी गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा सीफर होती है, और जिसको हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अब शक्ल बी को देखिए, शक्ल बी में क्या है,
ऑब्जेक्ट टॉप पर रखा हुआ है, अभी ये यहाँ पर एक मुतवाज़न कुव्वत के सबब क्या है, हालत सुकून में है, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे हम, अगर मामूली सी भी मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, मामूली सी भी मैं इस पर अगर फोर्स लगाता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसमें मामूली सी भी फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज कर देगा, है कि नहीं, यानी पोजीशन चेंज कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब दोबारा से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जा सकता है क्या, नहीं, दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कभी भी नहीं जा सकता, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब अनस्टेबल हो गया, यहाँ आके रुक गया, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन को या ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आज़म होती है, मैक्सिमम होती है, आपको ये याद रखना है। ये अनस्टेबल होता है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए इस इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब तीसरा केस देख लीजिए सी, जिसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा या इधर पहुँचेगा, तो इसका जो मुकाम है वो चेंज हो रहा है क्या, हाइट उसका चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, हर मुकाम पर हर जगह पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद करता हूँ मैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा लास्ट वाला टॉपिक सेंटर ऑफ मास है, उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।